Welcome to my class. Dear student, today we will see the appreciation of poem. 9th standard 1.1 poem is Walk a Little Slower. बच्चों, सबसे पहले हमें जान लेना है कि एप्रिसिएशन क्या है। नज़्म के एप्रिसिएशन यानी कद्र सनाशी से क्या मुराद है। किसी नज़्म के एप्रिसिएशन से मुराद इस नज़्म की तश्कील, मौजू, नज़्म में बयान करदा ख़याल, जज्बा, वाक़या, तरतीब अल्फाज, तर्ज़ बयान, सनाए व बदाए वग़ैरह ख़ुसूसियत को पहचान कर इनको बेहतर तरीके से समझना, उनसे लुत्फ़अंदोज़ होना मुराद है। अब एग्ज़ाम में जो सवाल आता है, इम्तिहान में जो एप्रिसिएशन पे सवाल आता है तो वो किस तरह पूछा जाता है वो हम देखेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। 5 मार्क्स। टाइटल हाफ मार्क्स, नेम ऑफ द पोएट हाफ मार्क्स, राइम स्कीम 1 मार्क्स, फिगर ऑफ स्पीच राइट एनी वन 1 मार्क्स, थीम और सेंट्रल आइडिया 2 मार्क्स। तो बच्चों, अपनी बयाज और पेन लेकर बैठिए क्योंकि मैं यहाँ पर एप्रिसिएशन बयान कर रही हूँ, साथ ही साथ तुम लिखते भी जाएंगे। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टाइटल, है ना। सवाल में नज़्म दी पोएम दी जाती है और पोएम का उन्वान भी रहता है। अब यहाँ पे पोएम दी गई है वॉक ए लिटिल स्लोअर, तो टाइटल के आगे हम क्या लिखेंगे, टाइटल यानी उन्वान, उसके आगे क्या लिखेंगे हम, वॉक ए लिटिल स्लोअर। दूसरा पॉइंट है नेम ऑफ द पोएट यानी शायर का नाम। सवालिया पर्चे में जहाँ नज़्म दी गई है, जहाँ पोएम दी गई है, उसके आखिर में पोएम का और पोएट का दोनों का नाम दिया जाता है। शुरू में पोएम का नाम और आखिर में पोएट का नाम। लेकिन हमें चाहिए कि हम पोएट और पोएम का नाम अच्छे से याद कर लें। उसमें दिया हुआ है तब भी हमको उसे याद करके रखना है ताकि हम आसानी से लिख सकें। तो यहाँ पे पोएट जो है वो अजनबी है, अननोन है, नावाकिफ़ है, इसलिए अब आगे हम पोएट का नाम क्या लिखेंगे, अननोन। नाउ वी विल सी द थर्ड पॉइंट, राइम स्कीम। राइम स्कीम यानी काफ़ियों की बाकायदा तरतीब। अब इसको हम राइमिंग वर्ड भी कह सकते हैं। नज़्म के हर लाइन के आखिर में आते हैं, इनकी आवाज़ एक जैसी होती है, जैसा कि टू यू, मी सी, वे डे। इस तरीके की जो तरतीब होती है काफ़ियों की बन के आखिर में, उसको राइम स्कीम कहा जाता है। अब यहाँ पे पहला स्टांजा लेना है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टांजा के आखिर के वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना है कि ये बच्चों, पहला वर्ड है डैडी, दूसरा है स्मॉल, तीसरा है फुटस्टेप्स, चौथा है फॉल। अब ये अंडरलाइन हो चुका है। अब जनरली हम यहाँ पे ए बी सी डी जो लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अब उस तरीके से हम लिखेंगे। डैडी के आगे ए लिखना है, स्मॉल के आगे बी लिखेंगे। अब बच्चों, मैंने डैडी के आगे
ए और स्मॉल के आगे बी क्यों लिखा? उसकी वजह ये है कि डैडी और स्मॉल ये दोनों राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं, इसलिए ये राइम स्कीम में भी नहीं आते हैं, इसलिए मैंने डैडी को ए दिया और स्मॉल को बी। अब तीसरा वर्ड है फूड स्टेप। अब फूड स्टेप जो है वो ना ही डैडी का राइमिंग वर्ड है ना ही स्मॉल का वर्ड है, इसलिए हम उसको सी देंगे। चौथा वर्ड फॉल है। अब जनरली अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो ए बी सी और सी के बाद डी आता है, लेकिन हम यहाँ पर डी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि फॉल जो है वो स्मॉल का राइमिंग वर्ड है, तो हमने अल्फ़ाबेट क्या दिया है? स्मॉल के आगे बी दिया है, इसीलिए फॉल के आगे भी हम बी लिखेंगे। इस तरीके से बच्चों जो राइम स्कीम है वो क्या हो गया? ए बी सी बी, है ना आसान। इसी तरीके से हम दूसरे स्टांजा फिर देखते हैं ताकि तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरे स्टांजा के आखिरी वर्ड पर हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। पहला वर्ड, पहली लाइन का आखिरी वर्ड है फास्ट, सेकेंड लाइन का है सी, थर्ड लाइन का है डैडी और फोर्थ लाइन का है मी। अब यहाँ पे फिर उसी तरीके से हम अल्फ़ाबेट लिखना शुरू करेंगे। फास्ट को हम ए लिखेंगे, सी को बी लिखेंगे, डैडी को, अब डैडी जो है ना ए से मिल रहा है ना बी से, इसलिए फिर उसको हमने सी लिखे। और मी जो है वो राइमिंग वर्ड किसके साथ मिलता है? सी के साथ, इसलिए उसे फिर हमने बी लिखे, ए बी सी बी। इस तरीके से राइम स्कीम समझने के बाद बच्चों तुम किसी भी पोएम के कोई भी स्टांजा का राइम स्कीम खुद से लिख सकते हो, ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अब बचे हुए जो 2 स्टांजा है उसके राइम स्कीम तुमको खुद बनाना है, और इस तरीके से हमने ये देखे कि इस पोएम की राइम स्कीम जो है वो ए बी सी बी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच यानी क्या? सनाए बदाए। जो हमको कोई एक लिखना है, नज़्म के लिसानी हुस्न में इजाफ़ा करने के लिए शायर अपना ख़याल या तसव्वुर वग़ैरह मौसर तौर पर पेश करने के लिए आम ज़बान इस्तेमाल करने की बजाय मुख्तलिफ यानी सनाए बदाए वाली ज़बान का इस्तेमाल करता है, जैसा कि सिमिली तशबीह, मेटाफर इश्तिआरा, इन्वर्जन तक़लीब, पर्सोनिफिकेशन तजसीम, एंटीथेसिस तज़ाद वग़ैरह का इस्तेमाल करके ये लिसानी हुस्न की वजह से जो रीडर है जब वो पोएम सुनते हैं तो उनको वो उस पोएम से वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। तो इस नज़्म में इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन और मेटाफर है। एग्ज़ाम में हमको सिर्फ कोई एक ही लिखना है। बयाज़ में लिखते वक्त तो हम जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है वो लिखेंगे, लेकिन इसमें से कोई एक याद कर लेना है और वही हमको एग्ज़ाम में लिखना है। उसकी स्पेलिंग अच्छे से लिखनी है ताकि पूरे मार्क्स हम हासिल कर सकें। अगला टॉपिक है थीम या सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया यानी नज़्म का मौजू, मरकज़ी ख़याल। दी हुई नज़्म का एक मखसूस मौजू होता है, एक ख़ास मौजू होता है, एक ख़ास उसका सब्जेक्ट होता है। इस नज़्म के ख़ास तसव्वुर, अहम ख़याल या वाक़े पर गौर करके तलबा को 2 या 3 सत्रों में मरकज़ी ख़याल लिखना है। मरकज़ी ख़याल से मालूम होता है कि शायर के ज़हन में कौन सा अहम ख़ास मौजू या मकसद है, लिहाजा वो इस मरकज़ी ख़याल के ज़रिए हम रीडर तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता है, एक सबक पहुंचाना चाहता है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर थीम दे दी गई है, लेकिन आप लोग कोशिश करोगे इसको याद करने की, नहीं तो बेहतर होगा कि छोटे छोटे अपने आसान जुमलों में बनाकर खुद से लिखने की कोशिश करें। इस तरीके से बच्चों अगर हमने एप्रिसिएशन की प्रैक्टिस किए तो इंशाल्लाह हम एग्ज़ाम में पूरे 5 में से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।
आने वाली जो पोएम है उसकी भी हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं रीड करती हूँ यहाँ पर थीम। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फादर एज ए रोल मॉडल is the central idea of the poem. The child in the poem wants to observe and imitate his father's journey of life. Hence, the child requests his father to slow down so that the child can understand his father properly. इस तरीके से बच्चों हमने एक पोएम का एप्रिसिएशन पूरा किया। इसको आप अच्छे से लिखोगे, याद करोगे और पेपर में सही तरीके से लिखना है। थैंक यू।